हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, आपके लेकर न्यू कंटेंट जिसका नाम है क्लास 10th मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर प्री बोर्ड एग्जाम 2025-2026 का। आपको मैं इस क्लास का नाम है क्लास 10th का मैथमेटिक्स का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूं 2025-2026 का। ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है आपसे स्टूडेंट का सेट 2 है और पार्ट 1 है आपका, ठीक है। इससे पहले मैंने आपसे स्टूडेंट के लिए एक और क्वेश्चन पेपर का वीडियो मैंने बना दिया है। आपसे स्टूडेंट को मैं टोटल 2 से 3 आपके क्वेश्चन पेपर करा रहा हूं, जिससे कि आपसे स्टूडेंट के आपके जो प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके अंदर आपके जो 80 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पेपर आता है उसमें से 80 में से 80 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे। मैं लिख करके गारंटी देता हूं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 3 ही क्वेश्चन पेपर को करना आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। 3 क्वेश्चन सेट पेपर टोटल मैं करा रहा हूँ। सेट पेपर 1 मैंने पूरा करा दिया, कंप्लीट करा दिया। वीडियो का लिंक आपको मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, फटाफट से जाकर चेक कर लेना। 80 में से 80 मार्क्स लाना है। तो ये हमारा सेट नंबर 2 चल रहा है, उसका पार्ट 1 आएगा। तो आज की इस क्लास में हम अपने 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4-5 जितने भी क्वेश्चन हमसे हो पाएंगे उतना हम कंप्लीट करने वाले हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन पेपर आपको मैं बता दो बहुत ज्यादा ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसकी जो क्वेश्चन पेपर है ना आपका डीओई की वेबसाइट ने, डीओई की बोला जाए, डीओ की वेबसाइट पे मिल जाएगा। सीबीएसई वालों ने इसे अपलोड कराया है, जिससे कि आपसे स्टूडेंट को पता चल जाएगी कि आपका प्री बोर्ड का एग्जाम कैसा आने वाला, क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, आपका आसान आएगा, मुश्किल आएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन का कितना लेवल कितना होगा, हाई होगा, लो होगा, कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे, सब कुछ आपको पता चल जाएगा इस वाले वीडियो के माध्यम से। तो फटाफट से आपसे स्टूडेंट का 80 में से 80 मार्क्स पूरा पक्का करना है। तो इस वाले वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखो और सेट नंबर 1 को भी देखना मत भूलना। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे स्टूडेंट को 2 काम करना है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पहला, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट करना होता है। दूसरा, इस वाले वीडियो को लाइक करना होता है। जितना ज्यादा सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, उतना ही मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूँ। इसलिए प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। शेयर भी कर देना, कमेंट करना मत भूलना। और आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपसे स्टूडेंट को अपना पीडीएफ समय समय पे आपको मतलब कि ग्रुप पे मिल जाएगा आपको। बस चलो क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ आपको। ये रहा क्वेश्चन पेपर 2025-26 का आएगा प्री बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको पता ही होगा प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर आपके सारे सारे चैप्टर आपके आ रहे हैं, फुल सिलेबस आएगा आपका, ठीक है। तो इसके लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीबीएसई वाले ने प्रोवाइड कराया है, ठीक है। तो चलो करते हैं। क्लास 10th है, मैथमेटिक्स आएगा और 3 घंटे का समय दिया जाता है। 80 मार्क्स का आपका ये टोटल होता है। बाकी ये सब तो सभी को आपको पता है, सामान्य निर्देश। इसको पढ़ना जरूरी होता है। एक बार 15 मिनट का समय दिया जाता है, आपको पढ़ लिया करो, ठीक है। एक बार पढ़ना जरूरी होता है। आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे चलो क्वेश्चन पे डायरेक्ट हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन पे 1 सेकंड रुकेंगे बस, 1 सेकंड रुक जाना। चलो अब ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है। खंड हमारा आज स्टार्ट हो रहेगा 1 से लेकर के आपके बहुविकल्प पे क्वेश्चन है, सारे सारे एमसी क्वेश्चन है। 1 से लेकर 20 क्वेश्चन आपके सभी के सभी 1 मार्क्स वाले आपके हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, यदि एक वृत्त के व्यास का एक सिरा, ठीक है, वृत्त के व्यास का एक सिरा क्या आपका ये है और आपका दूसरा सिरा क्या आएगा 2 और 0 है, तो इस वृत्त की त्रिज्या की लंबाई बताइए। इस वृत्त की त्रिज्या की लंबाई बताइए, ठीक है। अब देखो हमसे बोला क्या जा रहा है, व्यास का सिरा दे दिया जा रहा है, हमको निर्देशांक दिया गया है, ठीक है। निर्देशांक दिया गया है, उससे हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे व्यास की लंबाई पूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। व्यास की लंबाई ज्ञात कर व्यास का फिर आधा कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, त्रिज्या आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको चैप्टर नंबर 7 याद आ रहा होगा। चैप्टर नंबर 7 के अंदर में आपने दूरी सूत्र सुना होगा। ये सेम चीजें लगाना है यहाँ पर, कुछ अलग नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, देखते चलना। देखो ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो पहले मैंने क्या करा, रफली एक फिगर बना लिया। सबसे पहले वृत्त बना लिया। 2 सिरे मुझे दिए गए हैं, मान लो मैंने इसको ए नाम दे दिया, इसको नाम बी दे दिया। एक सिरे का ये है कोऑर्डिनेट, इसका निर्देशांक ये दिया गया है और एक के निर्देशांक ये दिए गए हैं। हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी टोटल टोटल निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो दूरी निकालने का दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ब्रैकेट ओपन x2 माइनस में x1 का होल ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस में ब्रैकेट ओपन y2 माइनस y1 ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका कुल मिला के फॉर्मूला है ये। और बाकी देखते हैं इसमें x1 x2 x1 x2 y1 y2 क्या क्या होता है, वो आपको मैं समझा देता हूं, ताकि आपको फॉर्मूले के अंदर में मान रखने में कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी ना हो। तो पहले वाले को हम x1 कहते हैं, दूसरे वाले को y1 कहते हैं, फिर दूसरे वाले जो निर्देशांक होता है उसको हम x2 और इसको हम y2 कहते हैं, ठीक है। अब बस मान पुटअप करना है हमारे को। तो हमारे को देख रहे हो आप सब स्टूडेंट को,
यहाँ पर सबसे पहले x2 माइनस में x1 है, तो x2 मेरा ये रहा 2, 2 माइनस कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया मैंने, और ये हमारा पहले से ही माइनस का 4 है ही है, तो माइनस का 4 का स्क्वायर हो गया प्लस। करते हैं अब आगे, देखो y2 में से हमारे को y1 घटाना है, तो y2 क्या है 0 है, और y1 क्या हमारा 0 है, 0 में से 0 जो आएगा एक ही बचेगा, कुछ नहीं बचेगा 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2 और 4 6 हो जाएगा, और ये तो पूरा 0 ही हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होता है आपका 36 होता है, और 36 किसका अंडर रूट होता है आपका 6 का अंडर रूट आपका होता है। तो ये हमारा जो टोटल आया, ठीक है, जो हमारा टोटल यहाँ से यहाँ तक आया वह हमारा क्या है 6 आया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा टोटल आया। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, त्रिज्या बोला जा रहा है, त्रिज्या। ठीक है, तो विड्थ क्या व्यास का जो आधा क्या होता है वह त्रिज्या होता है। ठीक है, तो हम 6 का आधा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा त्रिज्या आएगा, तो 3 इकाई आपका क्या आएगा त्रिज्या है। ठीक है, 3 इकाई आपका क्या है, आंसर कौन सा सही है, सी इसका राइट आंसर है, 3 इकाई इसका आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं करना था, दूरी सूत्र लगाओ, दूरी निकालो, आधा कर दो, बस आंसर आ गया। ठीक है, तो आशा करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बस मान पुटअप करना है, आंसर निकालना है बस। ठीक है, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है का बताओ, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है। साइन 60 पे आपका एक 1/2, 1/√2, और अंडर 3/2 होता है ऐसे। ठीक है, फिर cos 30 इस पे कितने आएगा आपका, cos 30 पे आपका आएगा अंडर 3/2, ऐसे ही यही है। तो चलो करते हैं इसका आंसर। बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है। तो ये रहा आपका cos 60 पे इसकी वैल्यू आता है ये, और cos इस पे इतने पे वैल्यू आता है, और ये निकाल देना हमारा। बस 3 को 3 से गुना करोगे, अंडर 3 को 3 से गुना करोगे तो आपका कितना आएगा, आपका टोटल 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आएगा, क्योंकि देखो 3 के अंदर पता है कितने अंडर होते हैं, 2 3। ठीक है, उसके अंदर 3 के अंदर में 2 अंडर 3 होते हैं। वैसे ही मैं बोलूं 2 के अंदर कितना होता है, 2 अंडर होते हैं। ठीक है, तो इसके बराबर ये होता है, और इसके बराबर ये होता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। अंडर 3 को 3 से गुना करोगे आपका 3 बन जाएगा ये, और 2 को 2 से गुना करोगे 4 बन जाएगा, तो 3/4 इसका राइट आंसर आपका है। ठीक है, 3/4 ये इसका राइट आंसर है। एंड आपको एक चीज और ध्यान रखना, हमेशा आपको वैल्यू याद करके रखना पड़ेगा। अगर आप वैल्यू मतलब कि साइन का 30 पे मान कितना होता है, 45 पे कितना, 60 पे कितना आएगा, 90 पे कितना, ये सब याद कर लेना। टोटल सिर्फ और सिर्फ साइन, कोस और टेन का याद कर लेना। देखो साइन का याद करोगे तो अब साइन का उल्टा कर दो तो कोस बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में इसका टेन का याद करना बहुत ज्यादा आसानी हो जाता है। ठीक है, तो इजिली इजिली 3 का याद कर लो, बाकी सबका पूछा जाता नहीं था, जितने इन 3 का ही पूछा जाता है। ठीक है, तो बस याद कर लो, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से ये भी देखो, तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा मिलेगा। ठीक है, नंबर से आपको क्वेश्चन ना, आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो नंबर पे रिलेटेड आएंगे, तो इसको टेबल जो है साइन कोस टेन का याद कर ही लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द्वितीय समीकरण डैश का विविक्तर है। ठीक है, द्वितीय समीकरण विविक्तर है। ठीक है, विविक्तर हमारे को बताना है क्या है, चलो बताते हैं विविक्तर क्या है। देखो विविक्तर निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है विविक्तर निकालने का, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, विविक्तर निकालने का क्या होता है, एक फॉर्मूला आपका होता है, ये रहा। ये विविक्तर निकालने का फॉर्मूला होता है आपका b² - 4ac, ये विविक्तर निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये विविक्तर निकालने का, आपसे सिर्फ विविक्तर बोला जाएगा, ये निकाल देना विविक्तर निकालने के लिए, ये फॉर्मूला लगाना। और आपसे बोल दिया है शून्याङ्क निकालने के लिए। ठीक है, आपसे बोल दिया शून्याङ्क निकालने के लिए, तो उसके लिए एक और फॉर्मूला होता है, वह कौन सा होता है आपको मैंने यहाँ लिख रखा है क्या, यहाँ शायद नहीं लिख रखा है, एक और फॉर्मूला होता है वह भी है। तो बाकी शून्याङ्क निकालना तो आप इसका शून्याङ्क खुद भी निकाल सकते हो, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो विविक्तर निकालना, हमारे को विविक्तर निकालने का ये फॉर्मूला ये होता है। मेन क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो बस अब देखो यहाँ पर ये आपका समीकरण दिया गया है, द्विघात समीकरण है। तो ए बी सी इसको क्या क्या किस किसको कहते हैं वह समझ लो। पहले x² के बगल में जो आपका संख्या रहता है उसको हम a कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरे वाला जो x रहता है उसके बगल वाली संख्या को हम, यहाँ पे y भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या x² के बगल में या y² के बगल में जो भी रहेगा हमारा, वह हमारा b रहेगा। और जो भी सिंपल संख्या रहेगा जिसके साथ में कुछ भी x y कुछ भी नहीं लगा होगा, वह हमारे क्या रहेगा, c रहेगा। आशा करते हैं यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फटाफट से बता दो। सभी के सभी यस लिख दो कमेंट्स के अंदर में। ठीक है, आगे देखो एबीसी आ गया। अब मान में पुट करते हैं b का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो गया। अब हमारा 4 गुने में यहाँ पर 4 लिखा, 4 का 4, और a कितना दिया गया ए सी, तो a मेरा 5 है और c मेरा कितना 2 है। करो 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 49 आएगा। इसका सम 4 5 20, 20 दूनी 40, तो 40 यहाँ पर आ गया। इसको इसमें से घटाएंगे, हमारा 9 बच के आएगा। b का मान क्या निकल के आ गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा
नो मान जो निकल के आया हमारा 9 निकल के आया, और 9 देखो कौन से ऑप्शन में है, तो 9 आपका 20 का राइट आंसर है। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फोर्थ। 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल है। ठीक है, 22 सेंटीमीटर परिधि। ठीक है, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले, परिधि दिया गया है 22 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश का मतलब आप समझते हो क्या होता है, आपको मैं समझा देता हूं चलो। और एक चीज और ध्यान रखना, इसमें आपको एक ही तरह का जो जो आपका क्वेश्चन था थर्ड वाला, इसमें एक इस तरह का क्वेश्चन आपका बन सकता है कि आपसे पूछ सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि आपको ये समीकरण दे दिया जाएगा। ठीक है, ये समीकरण दे दिया जाएगा, इससे आपसे पूछा जाएगा ना कि इसके मूलों की प्रकृति बताओ। क्या बोला जाएगा, मूल की, ठीक है, मूल की प्रकृति बताओ। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सेम ऐसे जो हमने करा है, आंसर निकाला है। ठीक है, पहले से ऐसे नहीं। ठीक है, इसमें जैसे कि मूल की प्रकृति बताने में जैसे कि सुनांक आप निकाल दोगे। ठीक है, सुनांक निकलने के बाद में जो आपका फिर सुनांक निकलने में बताना पड़ेगा आपका मूल की प्रकृति, मतलब कि मूल आपका क्या है, सुनांक। ठीक है, सुनांक की आपकी प्रकृति कैसी है, मतलब एक सेकंड रुक जाओ यार। नहीं नहीं नहीं, मूल दो विभिन्न वास्तविक मूल होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, अब सुनो, इसमें कोई मूल वूल निकालने की जरूरत नहीं है। अब जो ये आपका जो आएगा ना लास्ट, जो मैं जो आंसर आपका आया है, ठीक है, लास्ट में जो आपका आंसर आया है, वह देखना है कि हमारे को जीरो से बड़ा है कि नहीं है। अगर जो हमारे लास्ट में आंसर आया है वह जीरो से आपका बड़ा है, तो दो भिन्न वास्तविक मूल है इसके। ठीक है, प्राकृतिक जब बताना होगा, अब जीरो के बराबर ही होगा, मतलब कि जीरो आ जाए आपका, तो दो बराबर वास्तविक मूल इसके निकलेंगे। वास्तविक मूल मतलब एक जैसे ही मूल, मूल मतलब कि सुनांक। ठीक है, सुनांक निकलेंगे। हमसे बेसिकली मैं क्या आपसे बोल रहा हूं, मैं आपसे ये बोल रहा हूं, जब आपका डी निकाल के जो भी आपका आंसर आएगा, आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए मूल की प्रकृति बताओ। ठीक है, मूल की प्रकृति, तो आपको ये सब तीन तीन इसके टाइप होते हैं, तीन टाइप में से आपका, या हमारा जीरो से क्या हो जाए, हमारा जो संख्या आए वह माइनस के अंदर में आ जाए, जीरो से भी छोटा हो, तो कोई भी वास्तविक मूल आपका नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको नहीं बताना है बस। ठीक है, चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हमारे को परिधि दिया गया 22 सेंटीमीटर, चतुर्थांश हमारे को बताना है, चतुर्थांश क्या होता है आपको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, देखो मैंने बनाया नहीं क्या पिक्चर, चलो ऐसे ही बता देता हूँ। देखो चतुर्थांश ऐसा होता है, एक वृत्त होता है, वृत्त को आप चार टुकड़ों में, देखो हम एक वृत्त को चार टुकड़ों में बांट सकते हैं। ठीक है, चार टुकड़ों में हम जो बांट दिया ना, तो ये वाला जो हमारा हिस्सा है ना, ये सारे सारे हिस्से, ये सारे हिस्से, ये भी हिस्सा, ये सारे सारे क्या कहलाएंगे, चतुर्थांश कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, हमारे चतुर्थांश कहलाएंगे। तो हमारे को बताना है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है, मतलब कि किसी का भी एक बता दो। देखो हमने एक वृत्त को चार भाग में बांटा है, तो सभी का क्षेत्रफल क्या रहेगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल सभी का समान रहेगा, तो हम किसी का भी निकाल देंगे तो हमारा एक ही आएगा, एक ही माना जाएगा। ठीक है, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, परिधि दिया गया हमारे को 22 सेंटीमीटर, याद करना है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब वृत्त की परिधि हमारे को दिया गया, तो हम परिधि से ही हम किसका किसका फॉर्म, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, परिधि का ही हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, अब वृत्त की परिधि कितना दिया गया, 22 बराबर में 2 बटे गुने बाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। आर हमारे को नहीं पता, कोई बात नहीं, ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम मैंने इस वाली संख्या को ना पूरा इधर की साइड में लिया आया, तो इधर की साइड में लाऊंगा ना, तो ये ऊपर ऊपर वाला क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 22/7 था, तो 22 वैसे का वैसा ही, 22/7 इधर की साइड में था, तो 22/7 था, अब वो उल्टा हो जाएगा, तो क्या बनेगा, 7/22 बन जाएगा। और वहां पर ऊपर में 2 था, तो 1/2 बन जाएगा। 22 से 22 खत्म, बचा क्या आपका, 7/2 आपका आया। तो आर क्या निकल के आपके आ गया, आर आपका निकल के आ गया 7/2। ठीक है, आर निकल के आ गया, त्रिज्या निकल के आ गया। ठीक है, आपको यहां से सबसे पहले वृत्त का परिधि का फॉर्मूला लगा करके आपको आर निकालना है। आर निकल जाने के बाद में फिर आप क्या हम फॉर्मूला लगाएंगे, जब वृत्त के चतुर्थांश का फॉर्मूला, वृत्त के चतुर्थांश का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, बस अब इसमें सभी का मान पुट करो, आंसर निकाल दो। तो हमने जब इसका आंसर निकाला, देखो तो 1/4 का 4, 22/पाई का मान 22/7, और हमारे को आर का स्क्वायर करना है 7 का, हमारे को 7/2 का स्क्वायर करना है। तो मैंने इसको क्या करा, 7/2 को 2 बार लिख दिया। अब देखो, अब हम इसको काटेंगे। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, काटेंगे। अब देखो यहाँ पे एक 7 है, एक से 7 से 7 खत्म। ठीक है, एक 7 से 7 खत्म। अब इधर देखो, दो दूनी 4, और यहाँ पे क्या 11 बच गया, यहाँ पर 11 आएगा। ठीक है, अब देखो ऊपर में क्या बच गया, 11 और 7 बचा, नीचे में कितना बच के आ गया मेरा। ठीक है, नीचे में मेरा कितना बच के आ गया, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, सीधी सी बात है।
ऐसे भी काट सकते हो। 2 8, ये निकल के कैसे आएगा? 4, और 2 3 4, 4 6 8, तो आपका यहाँ पर बच के आएगा 11। लास्ट में कितना बच गया? आप उसको ऐसे भी कर सकते हो, लास्ट में बच गया आपका 11 7, तो कितना बन गया? 70 बन गया। और आपका दो, अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8/8 यहाँ पर आ गया। 77 को जब इससे भाग करोगे तो आपका कितना? 9 पॉइंट, ठीक है, 9.625 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। तो ये बस इतना था। ये मैंने इसको इधर नेक्स्ट टाइप वाले के अंदर मैंने क्या करा, इसको 7 को 7 से गुना करा, 49 बन गया। 2 को 2 से गुना कर दिया, मैं 4 बन गया, ऐसे कर दिया। बाकी आप जैसे मैंने यहाँ पर समझाया वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या निकल के आएगा? सी, इसका राइट आंसर निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा 5। 20 सेंटीमीटर व्यास वाले कागज के एक अर्धवृत्त अर्धवृत्तकार टुकड़े को मोड़कर एक शंकु बनाया गया है। क्या बनाया गया है? शंकु बनाया गया है। तो इस प्रकार बने शंकु की तिरक ऊंचाई बताना है हमारे को। इस प्रकार बने शंकु की तिरक ऊंचाई बताना है। ठीक है, तो बहुत आसान है। देखो 20 सेंटीमीटर व्यास है इसका। ठीक है, 20 सेंटीमीटर क्या है? व्यास है, तो वृत्त को मोड़ करके हमारे को शंकु बना दिया गया है। तो इस प्रकार बने शंकु की तिरक ऊंचाई बताना है। शंकु की तिरक ऊंचाई क्या होगा? ठीक है, तो चलो देखो। तो हमारे पहले तो इसका देखो, एक अर्धवृत्त का और एक अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त कैसे बनता है? अर्धवृत्त इस प्रकार से बना होता है। ठीक है, देख लो पहले। अब हमने इसको क्या करा, हमने इसको आधा मोड़ करके, आधे भाग में करके फिर इसको हमने इधर की साइड में मोड़ दिया। तो मोड़ने के बाद में जो हमारा जो बन गया, क्या बन गया? हमारा शंकु बन के आ गया। तो अगला क्या बना हमारा? सिर्फ और सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, अब हमारे को बोला क्या जा रहा है? हमारे को वृत्त का व्यास दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ कितना दिया गया? 20 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, और अब आपको बता दूं मैं, अब आपको देखो वृत्त की त्रिज्या हम निकाल लेंगे। वृत्त की त्रिज्या क्यों निकालेंगे समझो। वृत्त की त्रिज्या 20 को 2 से भाग करें, हमारा कितना? वृत्त व्यास का आधा कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा? त्रिज्या आ जाएगा। ठीक है, त्रिज्या आ जाने के बाद में हम क्या होगा? वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है शंकु की तिरक ऊंचाई से बराबर होता है हमेशा, ये ध्यान रखना। वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है शंकु की तिरक ऊंचाई से बराबर होता है। तो आप लिख रहे हैं वृत्त की त्रिज्या बराबर शंकु की तिरक ऊंचाई 10 बराबर 10। तो आपका इसका राइट आंसर आपका है ए, इसका राइट आंसर है। बस कुछ नहीं करना था, ए इसका राइट आंसर है। शंकु बस आधा करना, व्यास का आधा करना। तो वृत्त का आपका क्या आ जाएगा? वृत्त का व्यास वृत्त का त्रिज्या आ जाएगा। वृत्त की त्रिज्या से ही आपका क्या निकाल दो? शंकु की तिरक ऊंचाई है। बस इतना ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, बिंदु डैश 1 1 2 3 4 को क्रम से मिलाने पर एक बनने वाला चतुर्भुज है। ठीक है, मतलब कि हम इसको, ये जो हमारे को दिया गया है लंबाई सब हमारे को दिया गया है, ये निर्देशांक दिया गया है, इन सबको हम चारों को मिला दे तो इससे बनने वाला एक चतुर्भुज क्या कहलाएगा? समचतुर्भुज, आयत या वर्ग या समचतुर्भुज क्या कहलाएगा? ये हमारे को बताना है। ठीक है, तो चलो देखो। सबसे पहले आपको पता क्या करना पड़ेगा? आप सबसे पहले आपको बता दूं, ये चार हमारे को निर्देशांक दिया गया है, चारों का ही हमारे को क्या करना पड़ेगा? दूरी सूत्र लगा करके हमारे को चारों का ही हमारे को दूरी निकालना पड़ेगा। ठीक है, चारों का हमारे को दूरी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चारों का ही दूरी निकालने के लिए हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए बी का दूरी निकालेंगे, फिर बी सी का दूरी निकालेंगे, फिर सी डी का दूरी निकालेंगे, फिर जाकर लास्ट में ए डी का दूरी निकालेंगे। ठीक है, जब आप दूरी लगाओगे, दूरी का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, अभी पिछले वाले क्वेश्चन के दूरी सूत्र लगाना मैंने सिखा दिया था, कैसे लगाते हैं। तो दूरी सूत्र लगाएंगे फिर जाके बता देंगे। ठीक है, चलो हम लगाते हैं ए बी के बीच की दूरी सूत्र लगाते हैं। दूरी सूत्र का फॉर्मूला ये होता है। और ए बी अब करने से पहले x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y12 क्या है, ये लिख लेना। ठीक है, अब देखो जब आप करोगे तो यहाँ पर हमने सबने का मान पुट कर लिया, यहाँ पर देखो मान पुट कर लिया। अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पे क्या 5 मेरे माइनस का है, तो मेरे 5, एक सेकंड, इस क्वेश्चन में घटाऊंगा तो मैं 5 में से मैं 3 जाएगा। देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 5 में से मैं 3 गया, मेरा बचा 2। और 2 का मैं जब स्क्वायर करूंगा, किसी भी माइनस वाली संख्या का आप स्क्वायर करते हो ना, जो भी संख्या आपका आएगा, ठीक है, आपका 4 आएगा वह प्लस का आएगा। ठीक है, स्क्वायर करने पे क्या होता है? माइनस से माइनस कट जाता है, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो 4 आ गया। अब 7 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। यहाँ पर 53 आपका आ गया। ठीक है, वैसे ही सभी का निकालोगे ना, जब आप सभी का दूरी सूत्र निकालोगे, बीच फॉर्मूला लगाओगे दूरी लगा करके। ठीक है, दूरी का सूत्र लगा करके फॉर्मूला निकालोगे, सभी का दूरी निकालोगे, तो सभी का आपका √53 सभी का आपका आएगा। ठीक है, √53 सभी का आएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। और इसके बाद में बात करते हैं, अब हमारे को क्या करना है? अब देखो आप लोग देख रहे होगे ए बी सी डी के बीच की दूरी क्या आएगा? समान है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? सभी का दूरी समान है, तो इस प्रकार से ये वर्ग हो गया। ठीक है, अब आपको एक और चीज फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वह आपका क्या है? विकर्ण का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। अब
विकर्ण क्या है आपका, देखो वर्ग के अंदर में विकर्ण होते हैं, ठीक है। अगर ये वर्ग है तो वर्ग का विकर्ण की लंबाई भी क्या रहता है, बराबर रहता है। तो विकर्ण AC की दूरी आप क्या निकालोगे, विकर्ण किसे कहते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, इसको हम विकर्ण कहते हैं, ठीक है। तिरछी रेखा को हम विकर्ण कहते हैं। AC की दूरी, अब आपको क्या करना पड़ेगा, AC की दूरी और BD की दूरी आपको निकालना पड़ेगा। AC और BD की दूरी निकालना पड़ेगा। जब आप AC की दूरी निकालेंगे ना हम, तो अंडर 50 आएगा, और BD की दूरी हम निकालेंगे तो अंडर 162 आपका आएगा। तो इस प्रकार से हमारे को पता चलता है कि विकर्ण तो इसके बराबर नहीं है, विकर्ण तो बराबर नहीं है। तो लास्ट में हम लिखेंगे, देखो विकर्ण AC और BD की लंबाई समान नहीं है, इसलिए यह वर्ग तो नहीं है, इसलिए क्या बनेगा, ये समचतुर्भुज बनेगा। समचतुर्भुज का आपका क्या आता है, सारे सारे का पहले बात तो सभी की लंबाई बराबर रहती है, मगर विकर्ण की जो लंबाई रहती है वह बराबर नहीं रहती, तो इसलिए वह क्या बनेगा, समचतुर्भुज बनेगा। और आपको मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा, क्योंकि इसके अंदर देख रहे हो आपसे स्टूडेंट का बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ा होगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं आपको इस वाले क्वेश्चन को ना मैं ये बोलूंगा ना कि थोड़ा सा लीव कर देना। एग्जाम के अंदर में ना लीव करने का मतलब, देखो जैसे कि एग्जाम के अंदर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ ना, आपको शुरुआती टाइम पे ना, जैसे कि आपने, देखो आपको टाइम में क्वेश्चन पेपर, जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो, तो एग्जाम हॉल के अंदर हमारे को सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे ही मिलते हैं, ठीक है, 3 घंटे ही मिलते हैं बस। और 3 घंटे के लिए अगर मान के चलो हम इसी तरह के क्वेश्चन के अंदर फंस जाएंगे, कैलकुलेशन करने में बहुत लंबा प्रोसेस है इसका, क्वेश्चन आप देख रहे होगे तो सभी चारों का निकालो, फिर विकर्ण की भी दूरी निकालो, तो 1 नंबर के लिए ना इतना मेहनत करना ना बहुत बेकार सा लगेगा, बहुत ज्यादा बेकार हो जाएगा। तो आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ, इस वाले क्वेश्चन को लीव नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, गोला लगा लेना पेंसिल से या पेन से, इसको ना सबसे लास्ट में करना। अगर आपका ना, मैं आपको बस ये इतना कहना चाहता हूँ, अगर आपका 1-2 नंबर कट भी जा, मतलब कि ये क्वेश्चन छूट भी जाए ना, तो आपको दुख नहीं रहेगा, 1 नंबर ही मेरा कटा है सिर्फ उसी, ठीक है। लास्ट में समय बचे, ठीक है, तो इसको कर लेना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करने में टाइम लगा है, पहली बार टाइम लग रहा है, इससे बने हम 10 को इसको करने जाऊंगा, मैं कम से कम मैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन का 2 नंबर दो तो मिलेंगे मेरे, 1 नंबर के लिए मैं इतना ज्यादा सोल्यूशन करूंगा, करके क्या फायदा मेरा। चलो कोई बात, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा 7 है। अब हमारे को दिया गया रैखिक समीकरण डैश को x के पदों में व्यक्त करने पर यह बन जाता है, ठीक है। x के पदों पर, x के पदों का मतलब क्या, आप देखो x के पदों पर करने मतलब कि हमारे को ना ये x के बराबर, ये जो समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को ना x के पदों पर, देखो क्या कहने का मतलब है, कल को दिखाता हूँ आपको। देखो तो हमारे को x के पद पर करने का मतलब ये है कि आपको ना सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर ना एक मतलब x के इक्वल में कर देना, आपको x को एक साइड में ले जाना है, सिर्फ x को मैंने क्या कर दिया, एक साइड में लिख दिया, बाकी संख्या को मैंने क्या कर दिया, एक साइड में कर दिया। तो हमारे को ऐसे करके बाद लिखना है बस, ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा आपने कितना सारा ज्यादा सोल्यूशन करना पड़ा, तो उसमें वही चीज आएगा, हम थोड़ा सा दिमाग से काम लोगे तो लास्ट में उसको करना छोड़ना नहीं है, भले टाइम बचे तो कर लेना, वरना तो बहुत ज्यादा सोल्यूशन है, इससे बनने तो मैं 2 नंबर वाला क्वेश्चन कर लूंगा या 3 नंबर वाला क्वेश्चन कर लूंगा, उसमें मैं पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो इसको कैसे करा था हमने, मैं आपको समझाता हूँ। मैंने क्या करा, यहाँ पर माइनस का 7 था, तो ये मैंने इसको 10 की तरफ भेज दिया, तो यहाँ पर माइनस था तो इधर प्लस में हो जाएगा, तो 10 + 7y हो गया। अब देखो इधर में, सॉरी, अब देखो मेरे यहाँ पे क्या है, 3 यहाँ पे 3x है, तो यहाँ पे 3 गुने में इधर जाके किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो मेरा x बराबर क्या आ गया, 10 + 7y बटे में 3। तो आप देखो यहाँ पे कौन सा है, इसमें कुछ कोई सा, तो आ गया हमारा ये रहा सी, इसका राइट आंसर हो गया, बस इतना सा करना था। अब अगला देख लो, अब अगला देखो 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आवृत्ति वितरण के लिए बहुलक वर्ग, ठीक है, बहुलक वर्ग का वर्ग चिन्ह निकालना है, क्या निकालना है, बहुलक वर्ग का हमारे को वर्ग चिन्ह निकालना है, ठीक है। बहुलक वर्ग किसे कहते हैं पहले वो समझना, बहुलक वर्ग उसे कहते हैं जिसके अंदर में भी किसी भी चीज की संख्या सबसे ज्यादा हो, ठीक है, किसी जैसे यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या क्या है, सबसे ज्यादा किस वाले में है, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर में है, 60 से 80 वाले के बीच में है। और ऐसे आपसे बोल दिया जाए कि मान चलो लाल गेंदों की संख्या किसके अंदर में ज्यादा है, या पर अपना मैथ्स के अंदर में सबसे ज्यादा मार्क्स किन बजे स्टूडेंट के आए हैं, किसमें ज्यादा है, ठीक है, कितने से कितने रेंज, ये रेंज दिया क्या आएगा, तो 60 से 80 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए हैं मैथ के अंदर में, ये साइंस के अंदर में, हिंदी के अंदर में, ठीक है। तो जिसका भी सबसे ज्यादा रहेगा आपको वही क्या रहेगा, आपका पहले तो बहुलक वर्ग रहेगा, तो बहुलक वर्ग क्या है, 70, आपका 60 से 80 है। अब आपको वर्ग चिन्ह निकालना है, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है समझना, वर्ग चिन्ह का आपका फॉर्मूला होता है ऊपरी सीमा प्लस में निचली सीमा बटे में 2, ये वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है। आपको मैं बता दूं, अगर आपका ना इसमें से मान चलो कैलकुलेशन में कुछ गलती परेशानी कुछ भी आपने कर दिया, ठीक है, आपको मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा, आपको ना जैसे कि किसी क्वेश्चन के अंदर ना किसी क्वेश्चन का आपका पूरा सोल्यूशन आपको नहीं आता है, ठीक है, अगर उस क्वेश्चन के अंदर में ना आपको क्या क्या दिया गया है,
ठीक है, जो जो दिया गया है वह लिख दो, प्लस में आप फॉर्मूला लिख दोगे ना, फॉर्मूला, फॉर्मूला मतलब समझे, सूत्र हिंदी में जो कहते हैं, ठीक है, सूत्र भी लिख दो ना, उसमें कम से कम आपको ना आधा मार्क्स मिलेगा ना, चांसेस है, आधे से एक मार्क्स आपको देने के सर दे देंगे। अगर खाली छोड़ के आओगे कुछ नहीं मिलेगा, इससे बेहतर फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला लिख दो। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखने के भी फायदे हैं, तो यहाँ पर फॉर्मूला जरूर लिख के आना। ठीक है, अगर मान चलो यहाँ पे कैलकुलेशन में आपने कुछ गलती 19-20 गलती भी हो गया, तो एक ना वहां पे यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला का आपका आधा मार्क्स तो मिल ही जाएगा। तो बहुलक वर्ग क्या आपका 60 से 80 है, और क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या इसमें सबसे ज्यादा है। और वर्ग चिन्ह सूत्र देखो, ऊपरी सीमा प्लस में निचली सीमा, ऊपरी सीमा क्या होता है, ये 60 और 80 है, इसको ऊपरी सीमा कहते हैं, और उस वाले को निचली सीमा कहते हैं। ठीक है, अब हमारे को क्या करना है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करना है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग करें, हमारा क्या आ गया, 70 आया। तो 70 कौन से वाले ऑप्शन के अंदर में, डी ऑप्शन के अंदर में, तो डी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन के अंदर में है। ठीक है, ए ऑप्शन के अंदर में है, तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9th है, 6 पाई लंबाई वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाता है, तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। 6 पाई लंबाई वाले, ठीक है, 6 पाई लंबाई वाले वृत्त का चाप है, ठीक है, वृत्त का चाप हमारे को 120 डिग्री का कोण बना रहा है, तो वृत्त का व्यास हमारे को ज्ञात करना है बस। अब देखो वृत्त का चाप है, अब देखो समझना इसमें क्या 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 है, कैसे है, इसका करा नहीं है मैंने, एक सेकंड हो जाना। अब देखो ये रहा क्वेश्चन, देखो 6 पाई हमसे बोला है, वृत्त का चाप कैसे होता है बस समझना। जब वृत्त का चाप ये इस प्रकार से होता है, ठीक है, वृत्त का चाप, इसको कहते हैं वृत्त का चाप, ठीक है, और ये चाप की लंबाई, अब ये जो वृत्त का चाप ये इस प्रकार से खुला पड़ा हुआ है, और चाप की लंबाई, इसको इतने वाले एरिया को हम कहते हैं चाप की लंबाई। ठीक है, तो चाप की लंबाई हमारे को मिलाकर कितना दिया गया, 6 पाई दिया गया, इतना चाप की लंबाई, इसको 6 पाई हमारे को दिया गया है। ठीक है, और चाप की लंबाई हो गया, और इसके अलावा अब चाप की लंबाई का सूत्र होता है आपके पास में। ठीक है, चाप की लंबाई का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, आपको कभी भी क्वेश्चन में दे दिया जाए कितना चाप लंबाई कितना, 6 सेंटीमीटर चाप, ठीक है, वृत्त की चाप केंद्र पर, वृत्त की चाप है 6 पाई वाले वृत्त की चाप है, केंद्र पर डैश का कोण बनाता है, तो वृत्त का व्यास कीजिए। तो चाप के बारे में कभी भी बात कर दिया जाए ना, तो ये फॉर्मूला ये वाला लगेगा, ये याद करके रख लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो चाप की लंबाई, ठीक है, चाप की लंबाई बराबर में क्या होता है, थीटा बटे में 160, 360 गुने 2 पाई आर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब एल क्या होता है आपका, चाप की लंबाई होता है, चाप की लंबाई कितना दिया गया आपको, 6 पाई दिया गया है। थीटा कितना दिया गया क्वेश्चन के अंदर में, 120 पहले से दिया गया है, ये रहा। ठीक है, और बात करते हैं, बस अब फॉर्मूला पुट करो, आंसर निकालो। 6 पाई 120 बटे में 300, थीटा क्या आएगा, थीटा की वैल्यू 120 है, और 360 बटे, ठीक है, और 2 पाई आर हो गया। अब देखो अगला, ये से इससे कट जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, इसको 0 से 0 खत्म, 12 का 12 बात आई 36, 1/3, 2 पाई आर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब हम ये करेंगे, बस इसको गुना कर दो, 2 पाई आर, 2 पाई आर हो जाएगा बटे में 3। ठीक है, तो ये हमारा टोटल आगे निकल के आ गया। अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, अब हमारे को दोनों पक्षों पे ना क्या करना पड़ेगा, अब देखो ये दोनों पक्ष तो बराबर नहीं है, दोनों पक्ष पे हम क्या करेंगे, 2 पाई से हम विभाजित करेंगे, दोनों को पक्षों को हम क्या करेंगे, 2 पाई से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो इधर भी मैं 2 पाई से भाग करूंगा, इधर भी मैं 2 पाई से भाग करूंगा। जब मैं इसको 2 पाई से भाग करूंगा, पाई से पाई खत्म, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यहाँ पर 3 बच जाएगा। और यहाँ पे 2 पाई से जब मैं इसको भाग करूंगा, 2 पाई से 2 पाई खत्म, मेरा बचा क्या, आर बटे मेरा 3, आर बटे मेरा 3 आएगा। इसको इससे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको इससे गुना और इसको इससे गुना, इससे यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो आर बराबर 3 गुना में 3, कितना निकल के आ जाएगा आपका 9, और आपका त्रिज्या निकल के, अब आर क्या होता है आपका त्रिज्या, त्रिज्या का आप 2 गुना कर दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाता है, आपका व्यास निकल के आए, तो 18 इसका राइट आंसर आपका है, 18 ए इसका राइट आंसर है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, कुछ नहीं करा, हमने हमने बस फॉर्मूला लगाया, चाप की लंबाई का फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगा करके थोड़ा सा एक यहाँ पर ट्विस्ट था, ट्विस्ट ये था कि हमें 2 पाई से हमने विभाजित किया, विभाजित करके फिर जाके हमने आर निकाला, आर को फिर 2 से गुना कर दिया, हमारा त्रिज्या निकल के, हमारा व्यास डायमीटर निकल के आ गया। इतना करना था इस वाले क्वेश्चन के अंदर में। अब अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आशा करता हूं आप स्टूडेंट को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, किसी भी क्वेश्चन करने में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा, फटाफट से कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10th, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से एक दूसरे के समान है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक दूसरे का समान है, निश्चित रूप से एक दूसरे के क्या है, समान है, बताओ। ठीक है, कौन सा वाला समान होगा बताओ।
ठीक है, दो कोई भी दो समचतुर्भुज समान है, कोई भी सम पंचभुज समान है, कोई भी दो समद्विबाहु त्रिभुज समान है। ठीक है, कैसे समान होंगे देखो आपको मैं बता देता हूँ। 9th वाला क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, तो इसका देखो 10वां क्वेश्चन है हमारे सामने में। इसमें जो आपके समान हैंगे वह कोई भी दो सम पंचभुज आपके समान होते हैं। ठीक है, क्यों रहते हैं देखो, क्यों बाकी क्यों नहीं वह समझना। पहले तो समचतुर्भुज के बारे में बात करें, दो समचतुर्भुज क्यों नहीं समान रहेंगे, कोई भी दो समचतुर्भुज, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, सभी भुजाएं समान होते हैं, मगर इसको जो लेकिन कोण भिन्न हो सकते हैं, उनके जो अलग अलग कोण रहते हैं वे भिन्न रहते हैं। प्लस के अंदर में उनके विकर्ण भी क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। ठीक है, विकर्ण के अभी हमने करा था सर, विकर्ण समचतुर्भुज के क्या रहते हैं, अभी हमने करा था समचतुर्भुज, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करा था। तो विकर्ण क्या रहता है, विकर्ण की लंबाई क्या अलग अलग रहता है, बाकी उनकी सभी भुजाएं समान रहती हैं। तो विकर्ण भी, तो कोण भी इसके भिन्न रहते हैं, इसलिए समान नहीं है ये। अगला बात करते हैं दो पंचभुज। पंचभुज इसका राइट आंसर है। सभी सम बहु पंचभुजों, बहु, ठीक है, बहुभुजों में संगत कोण और संगत भुजाएं क्या रहते हैं, संगत कोण संगत भुजाएं सभी बराबर रहते हैं। इसलिए कोई भी दो पंचभुज निश्चित रूप से एक दूसरे के क्या रहते हैं, समान रहते हैं। बी इसका राइट आंसर है। बाकी और देखते हैं समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज के कोण और भुजाओं का अनुपात भिन्न हो सकता है, इसलिए वह हमेशा समान नहीं होते। ठीक है, मतलब कि कुल मिला के भुजा और कोण अलग अलग रहते हैं, इसलिए समान नहीं होंगे। अगला बात करते हैं समकोण। ठीक है, दो समकोण त्रिभुजों में एक कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन अन्य कोण और भुजाओं का अनुपात क्या रहता है, वह भिन्न भिन्न रहेगा। इसलिए मतलब कि अन्य कोण, एक कोण तो समान रहेगा भाई 90 डिग्री, समकोण है तो सब दोनों समकोण है तो 90 डिग्री, तो एक कोण तो फिक्स है। बाकी अगले कोण की हम बात करेंगे। ठीक है, अगले भुजा की हम बात करें, दूसरे भुजा की हम बात करेंगे तो वह अलग अलग रहेंगे, इसलिए ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका दो पंच समभुज, पंचभुज वाले जितने भी आकृति होता है वह सभी का सभी उनके कोण भुजा सभी समान रहते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं बस। तो हमारे 10 तक क्वेश्चन हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को हर एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन के अंदर में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो कमेंट्स कर देना, आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। फिलहाल आज की इस क्लास को हम यहीं पे फिनिश करेंगे। देखो आपको मैं बता दूं, मैं इस क्लास के अंदर में आपको मैं ये करना चाहता हूँ, जैसे कि देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, आपको ना लंबा लंबा क्लास नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, मैं छोटी छोटी क्लास लेकर के आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाना चाहता हूँ, जैसे कि आपको भी समझ में आए और मुझे भी पढ़ाने में बहुत ज्यादा मजा आया। ठीक है, हम ज्यादा बड़ा लेके चलेंगे कि हमें एक ही क्लास के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट करना है क्वेश्चन पेपर, तो ऐसा नहीं करेंगे। हम मजे लेकर के अच्छी तरह से समझ करके और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। आपसे स्टूडेंट के लिए होमवर्क है, ये काम बोल सकते हो। ये 10 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, 10 क्वेश्चन को ना एक बार ना खुद से प्रैक्टिस करके देखना। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करके देखना सभी के आंसर को, और कुछ ना समझ में आया तो मेरी वीडियो को देख लेना फिर से करके आना। नेक्स्ट क्लास के हम इसके आगे के जो भी अपने क्वेश्चन आएंगे हमारे 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले, जहां तक भी हम पहुंच पाएंगे उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर में, तब तक टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद जय भारत और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपसे स्टूडेंट ने हमारे वीडियो को अभी यहां तक देखते रहे।